नमस्कार। हमारा और आपका दिल एक है। हम हमेशा कभी दिल की बात कभी जन की बात आपसे करते हैं। आज मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहूँगा और उसमें सबसे पहला मेरा सवाल करोड़ों गरीब गर्भवती माँ को लेकर है। बहुत गौर से सुनिएगा। आप लोग एमपी एमएलए चुनते हैं। अमेरिका जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी माँ बर्तन पोछा लगा करके काम की है। प्रधानमंत्री जी, आपको गरीबों की माँ का दर्द का पता नहीं है, एहसास नहीं है। मैं जानना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी। दूसरा हमारा सवाल होगा रियल एस्टेट में मज़दूरों की क्या हालात होंगे और रियल एस्टेट की क्या स्थिति होगी। हम शुरू करेंगे बिहार के युवा और हर जाति धर्म के लोगों से कि मीडिया ने मान लिया है कि कोरोना वायरस से बड़ा वायरस भूख का वायरस और सांप्रदायिक वायरस से हम इस देश को सिविल वार की ओर ले जाएं। ये जो भूख वायरस है, सभी जगह भूख से परेशान मजदूर गरीब। जब नीतीश कुमार ने 20 अप्रैल से चावल या कुछ देने की घोषणा की तो लोगों का सब्र टूटा और कोटा लूटना शुरू लोगों ने कर दिया। हालात उस ओर जा रहे हैं। जब बच्चे भूख से मरेंगे तो गरीब क्या करेगा। जब ट्यूशन पढ़ाने वाले बच्चे अपनी जिंदगी तरफ तरफ करके बिलकेगा तो वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, अपनी जिंदगी कहाँ पना लेगा। ये परिस्थिति पैदा क्यों? पप्पू यादव को छोड़ दीजिए। जब मैं राजेश रंजन कहता हूं तो मुझे खुशी होती है। टाइटिल लगता है तो कभी कभी बड़ा दुख होता है कि मैं इंसान क्यों नहीं, मेरे आगे पीछे टाइटिल क्यों लगता। यदि मैं आपका बेटा हूं, एक सेवक हूं, सिर्फ पप्पू हूं, आप ये मानते हैं या नहीं, लेकिन मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं आपका बेटा हूं, एक भाई हूं, एक अच्छा मित्र हूं, सेवक हूं, समर्पित हूं, अर्जुन के तरह कृष्ण के प्रति समर्पण। लेकिन किसी के 70 एमएलए हैं, किसी के 100 एमएलए हैं, किसी के पास 350 से ऊपर एमपी हैं। तो क्या ये 70 एमएलए एमपी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? जो लोग चुनाव में रुपया, दारू, झंडा, टिकली, सिंदूर, घड़ी, शराब, टीवी, घड़ी, टोपी घरे घर पहुंचाते हैं, क्या आज बांस को सैनिटाइजर नहीं पहुंचा सकते थे? क्या ये खाना नहीं खिला सकते थे जो पैक्स के चुनाव में पहल ब्लॉक के बाहर दही चूड़ा और फिर बाद में मुर्गा भात। जिन लोगों को आप महानगर पालिका का चेयरमैन और वार्ड काउंसलर और ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं, करोड़ों रुपया लगाकर बनता है। क्या जो बाई का नाच, जो रंग रंगलियां मनाता हो, नेपाल में अन्य जगह लुटाता हो, हजारों करोड़ रुपया इन लोगों के पास है। आपका ही पैसा लुटा हुआ इन लोगों के पास मजे लेता है। क्या आज वैसे लोग, वैसी पार्टी, आज यदि हर एमपी और एमएलए ये ठान लिया होता तो क्या कोई प्रवासी मजदूर, कोई गरीब, कोई छात्र, कोई ममता, कोई नियोजित शिक्षक मरता? यदि हर क्षेत्र के एमएलए नियोजित शिक्षक की आवाज उठा करके सरकार से लड़ लिया होता और सरकार के एमएलए खड़े हो जाते कि आपको करना है,
तो क्या आज नियोजित शिक्षक 46 की मौत होती? आशा और ममता के बच्चे भूख से मरते? वही सवाल आज करोड़ों गर्भवती मां को लेकर। सोचिए, 21 दिनों में कभी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री ने सोशल साइट पर चर्चा किया कि या तो मां बचेगी या तो बच्चे बचे? दूध देने के पिलाने के लायक बच्चों को नहीं बचे, पौष्टिक आहार नहीं होगा, बिस्कुट्स नहीं होंगे, खाने नहीं होंगे। करोड़ों बच्चों को जन्म देने वाला लॉकडाउन में वह गरीब परिवार का बच्चा क्या कुपोषित होगा या और कुछ? क्या सरकार ने इस पर कभी चर्चा की? क्या यही बर्तन चौकी और पोछा झाड़ू हमने लगाया था? यह सवाल मेरे मन में कई दिनों से कौंध रहा। हम आपसे यह चर्चा करना चाह रहे थे कि क्या होगा। क्या मुख्यमंत्री जी जिसकी तरफ चिंता है, एक साथ आप 2 जान ले रहे हैं। भविष्य के डॉक्टर अब्दुल कलाम को मार रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस को मार रहे हैं, झांसी की रानी को मार रहे हैं। हमारी मां को जीते जी आप मारना चाहते हैं। क्या आप गुनाहगार नहीं हैं? क्या गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से सरकार को तुरंत घोषणा नहीं करनी चाहिए? यह सवाल है आपके बीच। सूखी और भूखी, बिना दूध के, बिना सब्जी के, क्या वो बच्चे सही रहेंगे? क्या पप्पू यादव की मां सही रहेगी? ये सवाल है। हमने आपके बीच पीडीएक्स दुकान की चर्चा करना चाहूं। लगातार दाल गायब हो रहे हैं, माल गोदाम का चावल, और पदाधिकारी 50,000 1 लाख रुपया पीडीएक्स दुकानदारों से लेना शुरू कर दिया। अरे नीतीश कुमार, छोड़ दो गद्दी, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। यदि पीडीएक्स तक लोगों को खाना देने की औकात नहीं है तो मुख्यमंत्री रहने का औकात मत करो। हाय तोबा, ये बोलेंगे कुछ, स्वास्थ्य मंत्री कहेंगे ना केंद्र मदद कर रही है, ये और प्रधान सचिव कहेंगे हमको किट्स नहीं दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, 7100 से ज्यादा जांच नहीं हुई, बिहार में 55 और यूपी में 51 मात्र कोरोना वायरस से प्रभावित जांच के बाद। लगातार विद्रोह की स्थिति चारों तरफ। मध्य प्रदेश के किसी अस्पतालों में कोई लेने वाला तैयार नहीं है। 7 लोग मर गए। हालात बदतर होते जा रहे। प्रधानमंत्री जी किसी मुख्यमंत्री की बात सुनने को तैयार नहीं है, ना तो ममता की, ना हेमंत सोरेन की, ना नीतीश की। अरे तैयार हो ना। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर गरीबों को मदद करने के लिए तैयार करो। दो सारे पैसे अपने। मैं धन्यवाद दूंगा हेमंत सोरेन को, जो विधि ने 10 मिनट के अंदर कोई चपरासी और सबसे गरीब व्यक्ति का ट्वीट आता है तो तुरंत हेमंत सोरेन खुद कार्रवाई करता है, खुद उससे जुड़ता है। यह सबसे बड़ी बात है। मेरे पास सिस्टम नहीं है, मैं अकेला हूं, फिर भी एक एक ट्विटर और एक एक व्हाट्सएप और मैसेज का जवाब देने का प्रयास करता हूं। लाखों, 2 लाख, 2.5 लाख आता।
ना कोई पिए है, ना कोई सोशल डिस्टेंस में, सबको भगा दिया। सिस्टम है उनके। कहां है? कहां गए 100 MLA वाले, 70 MLA वाले, 300 350 MP वाले? क्यों नहीं आप इस MP के घर को घेरते हो? क्यों नहीं पूछते हो MP MLA कहां है? बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ों रुपए खर्च करने वाला MP MLA। हमको तो मजदूर और औकातों के लायक नहीं रखे। बस मैं बेटा हूं, सेवक हूं, ये मैं जानता हूं, चाहे पटना का बाहर हो चाहे जाऊं। जो हालात हैं PDX, इसमें मेरी चिंता है। डेली प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ बात करते हैं। वियतनाम से बात किए कि आपके यहां कोई लॉकडाउन क्यों नहीं हुआ, एक आदमी क्यों नहीं मरे। उन्होंने कहा कि मैंने चीन और सभी जगह के लोगों को क्वारंटाइन कर दिया, जब तक जांच और इसके इलाज नहीं हुए मैंने देश में प्रवेश करने नहीं दिया। मैं मानता हूं कि आज ट्रेन खोलना संभव नहीं था, लेकिन आप 10 दिन पहले तैयारी क्यों नहीं की? आपने घर जाने की इजाजत क्यों नहीं दी? आपने मनरेगा के मजदूरों की व्यवस्था क्यों नहीं की? आपने बंधुआ मजदूरों की व्यवस्था क्यों नहीं की? आप रियल एस्टेट के मजदूरों की व्यवस्था क्यों नहीं की? आपने आशा ममता की व्यवस्था क्यों नहीं की? आप बंधुआ मजदूर और दहियारी मजदूरों की व्यवस्था क्यों नहीं की? आप लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की व्यवस्था क्यों नहीं? आप IT वाले की व्यवस्था क्यों नहीं की? आप कोटा में पढ़ने वाले बच्चों की व्यवस्था क्यों नहीं की? आप ट्यूशन पढ़ाने वाले बच्चों की व्यवस्था क्यों नहीं की? यह किसकी जिम्मेदारी थी? जिस स्टेट में भूख से लोग तड़प रहे हैं, ये स्टेट की भी जिम्मेदारी। लेकिन जब आपको स्टेट का मुख्यमंत्री पैकेज मांगता है, बिहार का मुख्यमंत्री ने तो आपसे क्या नहीं मांगा, विशेष राज, विशेष पैकेज, यूनिवर्सिटी, हमेशा लात मांगा, क्योंकि उनकी औकात नहीं थी, वो चाहते नहीं थे। और आज पूरा देश हाहाकार है, मजदूर भूख से तड़प रहा है, रोता है, गाली मैं सुनता हूं, क्योंकि व्हाट्सएप मैं देख रहा हूं। मेरे लिए वो भगवान है। अभी भी आपने जांच की प्रक्रिया आपकी धीमी, किसी भी मुख्यमंत्री से तारंतर नहीं है। पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आपसे रिक्वेस्ट किया था, और कई बार अशोक गहलोत ने रिक्वेस्ट किया कि लॉकडाउन के नियम को पालन करते हुए जांच कराकर जिस स्टेट का मजदूर है उसको मैं भेजने को तैयार हूं। क्यों आपने भेजने की तैयारी नहीं की? जब को जांच हो जाती पूरी, उसको क्यों नहीं आपने भेजा? आप वहां भी नहीं सुने, बस अपनी बात आपको कहनी है, कह देना। भाइयों और बहनों, आप अपलोड करिए, बारे बा अपलोड करिए। क्या अपलोड करिए? डाटा चोरी करनी है, बस खाना मिल जाएगा अपलोड करने से, जेब में पैसे चले जाएंगे 2000, क्या चला जाए? आप हम आपसे जानना चाहते हैं। कल डॉक्टर जितेंद्र ने अपनी जान दे दी सुपौल के त्रिवेणीगंज की, मैं सैल्यूट करता हूं। उस परिवार का क्या होगा? साइकिल से चल दिया, PP नहीं था उस अस्पताल में, TET नहीं थी, सैनिटाइजर नहीं था, गाड़ी छोड़ा चल दिया जितेंद्र यादव। उस बच्चे का क्या होगा? पूरा बिहार, मुख्यमंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र को राजकीय सम्मान के साथ जलाना चाहिए। क्या होगा यह मैं जानना चाहता हूं। मैं रियल एस्टेट पर आपको
कुछ बताना चाहूँगा कि क्या स्थिति है। रियल एस्टेट आज से नहीं, बहुत पहले से खरीद फरोख्त की स्थिति बहुत ना बिक्री हो रही थी, ना कुछ, बहुत बर्बाद हो चुका था। कोई कोरोना वायरस से नहीं, रियल एस्टेट की बर्बादी पहले से शुरू हो चुकी थी। 2019 के अक्टूबर दिसंबर महीनों के बीच घरों की बिक्री 30% तक गिरावट हो चुकी थी। लंबे समय से अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम ठप रहा। सैकड़ों बिल्डरों को खुद दिवालिया घोषित करना पड़ा। रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस नाइट एंड फेम के प्रबंधक निर्देशक गुलाम जिया के मुताबिक पिछले 5 सालों से जूझते इस सेक्टर को हाल में थोड़ी उम्मीद दिखी थी। हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली इलाके के दफ्तर फ्लैट्स की सेल में थोड़ी बढ़ोतरी आई। उन्होंने कहा कोरोना वायरस के आने के सेक्टर वैसा साबित हुआ जैसे कि ताबूत की आखिरी में कील गाड़ने वाली कहावत साबित हो गई। बड़ा डेवलपर अपने साइटों पर फंसे लेबर को रख नहीं पा रहा है। सबका नतीजा हुआ कि कीमतें जिसके चलते खरीदार कम होते चले गए। अगर हाउसिंग या घरेलू सेक्टर की बात की जाए तो अनुमान भारत के फिलहाल 5 लाख से भी ज़्यादा ऐसे फ्लैट्स मौजूद हैं जिनको कोई खरीदने वाला नहीं। 20 से 30% ऐसे फ्लैट्स भी हैं जिनमें पिछले कुछ वर्षों से निर्माण भी ठप रहा। एक तरफ जब हम ये बात भारतीय रियल एस्टेट चुनौती से गुजर रहा था, उस समय कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन ने अपनी चपेट में लिया। जाहिर है कि खरीदार के अलावा प्रॉपर्टी बेचने वाले भी इसकी गंभीर असर दिखा। जो आपने EMI पे छूट लोगों को दी, उसमें बाद में चल के सूद समेत ब्याज चुकाना पड़ेगा, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। यह सीधा है। इस चीज को माफ नहीं किया गया। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महानिदेशक राजीव सिंह के अनुसार कोविड-19 पैदा हुई स्थिति का अनुमान यही है कि करीब 65% लोग अपने लोन को भुगतान नहीं कर सकेंगे। वे लोग हैं जिन्होंने घरों, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, ऐसे लोन जिनकी किस्तें निर्माण कार्य में जुड़ी होती है, ले रखे हैं। उन्होंने कहा कोरोना वायरस के आने कई सेक्टर के लिए वैसा ही साबित हुआ जैसे कि ताबूत में आखिरी कील। एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली में जितने भी प्रवासी मजदूर आते हैं, वह जितने भी दैनिक, उनमें से 80% रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं गतिविधियों से। बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो ठेकेदार से 30 या 45 दिनों में पेमेंट एक साथ लेते हैं ताकि वो अपने घरों में परिवार के बीच जाके कुछ पैसे दे सकें। ठेकेदारों की बंद की वजह से पैसा नहीं अब आ पाएगा। अब आप जरा सोचिए। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जो लॉकडाउन खुलेगा वापस लौटेंगे स्थिति में रियल एस्टेट खुद कैसे चुनौती संभाल पाएंगे? एक बहुत गंभीर सवाल। प्रोजेक्ट्स का क्या होगा जो पहले ही समय सीमा पीछे चल रहे, जिनके ऊपर समय से काम खत्म करने का दबाव है? अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरा मॉडल की जैसे कमर ही टूट जाएगी। लाइव मिंट अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर प्रोजेक्ट लगभग 4 महीना से लेकर 7 महीने पीछे चल रहा हो जाएगा, क्योंकि उस उत्पादन में बहुत समस्या आएगी। भारत में कृषि के बाद रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला व्यवसाय है। कमर्शियल डिजाइनर नामक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना महामारी से पहले इस सेक्टर का टर्नओवर 2025 तक $650 हो जाता। अब आप खुद सोचिए कि जो व्यवसाय रोजगार देने के मामले में दूसरे नंबर पर हो, उसके बारे में ही ना सोचा जाए तो क्या होगा? क्या प्रवासी मजदूर दोबारा से काम पर लौटेंगे? क्या कोई अपने जीवन भर की कमाई लगाकर एक फ्लैट खरीदने के बारे में सोचेगा? रियल एस्टेट सेक्टर में सिर्फ 9% लोग ही स्किल लेबर वर्ग में काम आते हैं, 91% असंगठित क्षेत्र में आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्लो डाउन आने की वजह से 3 लाख से ज़्यादा लोग बिल्डर की नौकरी से निकाल देगा लोग, जिसमें से 95% लोग असंगठित क्षेत्र के हैं। 3 लाख निकाल देगा। फिर यूँ कहें कि मजदूर वर्ग के होंगे 95% लोग में से ग्रामीण भारत से आए हुए लोग होंगे। बहुत ज़्यादा मतलब है कि 97% ऊपर। अब ये सभी लोग कमा के अपने घर पैसा भेजते हैं। अब आप सोचिए अर्थव्यवस्था, सोचिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा।
ग्रामीण परिवार अपनी कुल कमाई 50% पैसा खेती के अतिरिक्त कमा लेता है, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ा हाथ है। सरकार को पहले क्या करना चाहिए? एक, सरकार सबसे पहले वैधानिक तौर पर ऑर्डर देता, लॉकडाउन के पहले किसी भी व्यक्ति को नौकरी से नहीं निकाला जाए। दूसरा, लॉकडाउन लगाते समय घोषणा की जानी चाहिए थी, जितने भी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनको उनके काम के अतिरिक्त 10 दिन का वेतन देगी सरकार। और बिल्डर और ठेकेदार पहले राशन दें असंगठित मजदूर और दैनिक मजदूर। सरकार ने इस पर काम नहीं किया। सोचिए 3 लाख लोग को निकाला जाएगा, 5 लाख घर पहले से हैं। क्या स्थिति होगी जहां खेती के बाद सबसे ज्यादा श्रमिक मजदूर, प्रवासी मजदूर काम करते हैं रियल एस्टेट पर। आज मेरा सबसे बड़ा सवाल है, 3 लाख यूथ को निकाल दिए जाएंगे नौकरी पेशा से। क्या इस पर चर्चा हुई? रियल एस्टेट पर चर्चा हुई? बिहार में रियल एस्टेट के अलावे, बालू के अलावे क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। और वो भी स्थिति नहीं है। रियल एस्टेट भी बिहार में नहीं, बड़े शहरों में। फिर हम कहां जाएंगे खेती के अलावा? इसीलिए मुख्यमंत्री जी, सिविल वार की स्थिति पैदा मत करिए प्लीज। हाथ जोड़ता हूं, अपनी पीठ मत थपथपाइए कि हमारे यहां कम कोरोना वायरस है। जांच की प्रक्रिया बढ़ाइए, हाथ जोड़ता हूं, अन्यथा बिहार सितंबर तक बर्बाद हो जाएगा। जांच को बढ़ाइए यदि आप में हिम्मत है, और चिमकी बुखारों पर ध्यान दीजिए। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। युवा सोचिएगा कि मजदूर और यूथ का रियल एस्टेट में समाप्त होने के बाद डेवलपर समाप्त हो जाएंगे तो क्या स्थिति बचेगी? हमारा यात्रा था, कोरोना वायरस और इस हालात के चलते हमने माना है कि मुट्ठी भर बंद, मुट्ठी भर मदद और गरीबों की मुस्कान के साथ जब तक हम मजदूरों को खाना नहीं पहुंचाएंगे, नियोजित आशा ममता की लड़ाई उनकी आवाज नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम कोरोना वायरस से जो हालात खराब हुए हैं युवाओं की और मजदूरों की, आज मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती वो है। इसीलिए यात्रा अब संभव नहीं है। आगे पर्व भी आ रहा है कई, इसलिए जो यात्रा बिहार की थी उसको मैं कैंसिल करता हूं। साथ साथ पूरी ताकत जो हमारी औकात और क्षमता है, मैं फिर क्षमा मांगूंगा। बैंक और कुछ अभाव के कारण धीरे धीरे बाहर के जो हमारे पास अकाउंट्स आए हैं उसमें डेली 25,000 से लेके 50,000 तक मैं भेजने का प्रयास कर रहा हूं। दिल्ली में लगभग हाथों से बांटी जा रही है। कुछ प्रॉब्लम्स होने के चलते चीजें धीरी हुई। मैं आग्रह करूंगा आपसे, मैं मदद हर व्यक्ति तक पहुंचूंगा, आप इसको ये नहीं भूलेंगे। मैं लगातार टच में हूं, मैं कमी नहीं रखूंगा, लेकिन मैं सरकार से लड़कर मैं प्रयास करूंगा कि आपकी आंसू को पोंछ सकूं। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। मेरी औकात और हैसियत नहीं है, इसीलिए देरी हो रही है, अन्यथा आपको ये कमजोर फील होने हम नहीं देते। जिनको आपने सत्ता में बैठाया और जिनको विपक्ष में, कभी सोचिएगा वैसे एमपी एमएलए के बारे में, क्या वो उस लायक हैं जिन्हें जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।